बरकत कला मंच प्रस्तुत करता है साहित्य पर चर्चा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि होने वाले हैं डॉक्टर शंभुनाथ, जो वर्तमान में भारतीय भाषा परिषद के निदेशक और एक प्रख्यात आलोचक हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं देश के जाने माने कवि नरेश सक्सेना जी। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी है हम और हमारा वतन हिंदुस्तान। इस प्यारी सी पंक्तियों के साथ हमारे साथ मौजूद आज साहित्यकारों का मैं यहाँ गांधी मंडपम में स्वागत करती हूँ। सर, आज की चर्चा हम शुरुआत करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन से। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने साहित्य में रुचि कहाँ से आई और लगभग कितने वर्ष की आयु से आपने साहित्य में अपना योगदान दिया? कॉलेज के जीवन में जब गया तब से एक तरह से साहित्य से जुड़ा रहा हूँ और उसमें हमारे कई मित्रों की जो साहित्यकार थे उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि शायद मुझे सबसे अच्छी जगह लगी साहित्य इसलिए कि यहाँ आदमी खुलकर बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, जो किसी खास डिसिप्लिन में या किसी खास पावर के अंतर्गत वो ऐसा नहीं कर सकता। तो एक बहुत बड़ी दुनिया है साहित्य की, तो मैं विद्यार्थी जीवन से ही इससे जुड़ा रहा हूँ। प्रेरणा कहाँ से मिली साहित्य क्षेत्र में? प्रेरणा पढ़ के आप साहित्य पढ़ेंगे और उससे यदि आपको आनंद आता है तो उससे बड़ा प्रेरणा स्रोत नहीं कोई माध्यम तो वैसे सीखता है, अध्ययन करके ही नए नए माध्यमों से परिचय होता है। साहित्यकारों से मिलता रहा, कई लेखकों से मिला, बाबा नागार्जुन से बहुत नजदीक था और रामविलास जी के खास से परिचय हुआ। तो धीरे धीरे जो है वो संस्कार बने और धीरे धीरे कछुए की चाल से विकास हुआ हमारा, कोई बहुत खरगोश नहीं बन सका कभी भी। सर, आपसे सवाल, सर आपके जीवन का जो साहित्य कोड है ये कहाँ से चालू हुआ? यानी से आपने ये पढ़ना, ये लिखना ये आरंभ किया? जब से पढ़ना लिखना सीख लिया 6-7 साल की उम्र से, 5 साल की उम्र से मैं जंगल में मेरा बचपन 10 साल की उम्र तक मैं जंगल में रहा हूँ। जंगल माने वहाँ 10 किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं थी, शहर नहीं था, आबादी नहीं थी, तो पढ़ने को तो कुछ नहीं था वहाँ। लेकिन वो जो सप्ताह में जो सामान आता था घर में, उसमें कोड़ियाँ आती थी अखबार की, वो सारी कोड़ियाँ इकट्ठा करके मैं पढ़ता था और मैं बार बार पढ़ता था। अगले हफ्ते संडे तक, जब तक वो दूसरा अखबार की कोड़ियाँ ना आए तब तक पढ़ने कुछ नहीं, खेलने को कोई नहीं, बच्चा दूसरा नहीं कोई वहाँ पे, आदमी कोई दूसरा नहीं। तो क्या करते, तो अखबार बार बार पढ़ते थे, खबरें याद हो जाती। एक बार जब हमारे पिताजी किसी से बात कर रहे थे तो मैं तारीख के पूरी डिटेल बता दी। बोले अरे क्या? मैंने कहा मैं वो अखबार पढ़ता रहता हूँ, उसे बार बार पढ़ता हूँ। तब उन्होंने मुझे लाइब्रेरी से किताबें मंगा के देना शुरू की। इस तरह पढ़ाई की। सर, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यस्थल को उन लोगों से बेहतर समझता है जिन लोगों ने सिर्फ उनके बारे में सुना हो। सर, आप भारतीय भाषा परिषद के निदेशक हैं। सर, आपके माध्यम से हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। भारतीय भाषा परिषद कोई शिक्षण संस्थान नहीं है उस तरह से, वो एक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान है। लगभग 45 साल पहले कुछ स्वाधीनता सेनानियों ने उसकी स्थापना की थी और इस उद्देश्य से स्थापना की थी कि ये संस्थान भारतीय भाषाओं के बीच पुल का काम करते हुए हिंदी की उन्नति के लिए भी काम करते हैं। और मुझे लगता है कि देश में संभवतः एकमात्र ऐसी संस्था है कलकत्ता में जो आत्मनिर्भर है और न सरकार से न किसी व्यवसायिक घराने से किसी जगह से वो एक पैसा भी प्राप्त नहीं करता है। और भवन इसका बना दिया हमारे संस्थापक सीताराम सक्सेना इसके संस्थापक थे, तो उन्होंने जब भवन गांधी जी से बड़ा संबंध था तो भवन बना दिया। उसमें पुस्तकालय, 2 बड़े बड़े हॉल और कई 5 तल्ले का भवन है बहुत बड़ा। तो उसका आधा तो दे दिया उन्होंने किराए पर
उसी की आय से ये संस्था चलती है। बड़े दूरदर्शी थी वो लोग, अन्यथा तो इसकी दशा वही होती जो आज तमाम सरकारी और थोड़ा बहुत गैर सरकारी या ट्रस्ट के जो शिक्षण संस्थाएं हैं या साहित्यिक संस्थान है आज जो खंडहर की हालत में, तो कम से कम भारतीय भाषा परिषद भी सक्रिय है और काम हो रहे हैं। तो बचा हुआ है तो हमारे जो पूर्वजों के और उसके संस्थापकों की दूरदर्शिता की वजह से आज ये आत्मनिर्भर है और बहुत सक्रिय है। हिंदी की रक्षा में अग्रणी। भारतीय भाषाओं के बीच भी संबंध है और पत्रिका निकलती है, वागत पुस्तकालय है, 4 भाषाओं को 1 लाख रुपये का पुरस्कार हम देते हैं, हर युवा सम्मान देते हैं हर साल। इधर कोरोना की वजह से थोड़ा सा स्थगित हुआ, फिर वो प्रक्रिया आरम्भ होगी और सेमिनार्स करते हैं, बहुत सारे आयोजन होते रहते हैं। यही है। सर, वर्तमान में विश्व स्तर पर 322 मिलियन लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं सर, लेकिन इसमें कितने लोग हिंदी बोलते हैं और कितने इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, इसका कोई डेटा नहीं सर। आज के डेट में युवाओं की सबसे पसंद भाषा इंग्लिश ही हो गई है सर। आप राजभाषा में इसे कितना बड़ा संकट समझते हो? अंग्रेजी आप सर, दोनों आप दोनों। ये है कि वो कहाँ अंग्रेजी एक तरह से वैश्वीकरण के दौर में एक बड़ी विश्व भाषा के रूप में सामने आई। तो अंग्रेजी सिर्फ हिंदी में नहीं घुस रही है, वो जर्मन में घुस रही है, फ्रेंच में घुस रही है, इटालियन में घुस रही है। तो एक तरह से अंग्रेजी साम्राज्यवाद तो है। और इस समय आप देखिए तो भारत की तमाम भारतीय भाषाओं से जो ज़्यादातर पढ़ने लिखने वाले लोग पाठक हैं वो अंग्रेजी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा संकट है भारतीय भाषाओं का। पर मुझे नहीं लगता कि सबसे बड़ा संकट अंग्रेजी की तरफ से है। मुझे सबसे बड़ा संकट जो राजभाषा के संदर्भ में आपने कहा वो निजीकरण की तरफ से लग रहा है कि जहाँ जहाँ निजीकरण पहुँच रहा है वहाँ हिंदी सेल, अनुवादक और हिंदी अधिकारी जो पहले कुछ काम करते थे वो सब गुजर जा रहे हैं। कि निजी हाथों में जाने के बाद में किसी भी उपक्रम में या किसी भी सरकारी संस्था में अब हिंदी अधिकारी और अनुवादक और ये सब हिंदी गतिविधियाँ जारी नहीं रखी जा रही हैं। कहीं कहीं तो पहले हिंदी अधिकारी और कैंटीन के इंचार्ज बना दिए जा रहे हैं किसी दूसरे देश में बहुत दिखा जाने। आरक्षण ने वैश्वीकरण ने निजीकरण ने आर्थिक सुधारों ने हिंदी की बड़ी क्षति की है। आप मुँह से लाख हिंदी का प्रोपेगेंडा करते रहे हैं पर वस्तुतः हिंदी की क्षति क्यों कर रहे हैं? ये आर्थिक सुधार में जो निजी कंपनियों के हाथ में अपने देश को सौंप रहे हैं, इससे हिंदी की बहुत बड़ी क्षति होगी। सर, इससे बचा कैसे जा सकता है? बचा जा सकता है कि वैश्वीकरण कोई रोक नहीं सकता है, उदारीकरण को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन वैश्वीकरण और राष्ट्रीय हितों के बीच सामंजस्य बनाना होगा। और हिंदी के विकास का संबंध तमाम भारतीय भाषाओं के विकास से है, तो भारतीय भाषाओं के विकास से जोड़ना होगा हिंदी के हित को। और जब तक विकास का संबंध भारतीय भाषाओं के विकास से नहीं जुड़ता है तब तक विकास के फल आम लोगों तक नहीं पहुँचते। हम खास लोगों तक विकास के फल पहुँचाना चाहते हैं, इसलिए हिंदी और भारतीय भाषाओं की चिंता नहीं है। तो जाहिर है कि हमें जब जनहित की चिंता होगी तो भारतीय भाषाओं की भी चिंता होगी। किसी भी भारतीय भाषा में कुछ स्तरीय ज्ञान उसके साहित्य के अलावा नहीं दिया जाता। यानी हिंदी में इकोनॉमिक्स, हिंदी में फिजिक्स, हिंदी में केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी तो छोड़िए, जिसको हिंदी में पढ़ाया ही नहीं जाता। लेकिन कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और फिलोसफी ये भी हिंदी में नहीं पढ़ाए जाते। जो बड़े सेमिनार होते हैं सारे अंग्रेजी में पेपर लिखे जाते हैं, अंग्रेजी में सारी कार्रवाई होती है। तो अगर हिंदी ज्ञान की भाषा नहीं है तो फिर अज्ञान की भाषा है, और अगर ज्ञान की भाषा है तो उसे मरना है। बिल्कुल, वो सिनेमा की भाषा रह जाएगी, टेलीविज़न की भाषा रह जाएगी, बाजार की भाषा रह जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हिंदी है। हिंदी आसानी से मरेगी नहीं, मरने वाली जल्दी नहीं है, लेकिन जिसमें ज्ञान नहीं है वो क्या भाषा है, समझ लीजिए आप। तो ये इस खतरे को
मगर हमने चीनी भाषा नहीं मर रही, उसमें ज्ञान है, उच्च स्तरीय ज्ञान। अंग्रेजी की टक्कर दे रही है, जापानी टक्कर दे रही है, दक्षिण कोरिया छोटा सा देश है वो टक्कर दे रहा है, शीर्ष स्तर पर है उनके विद्यार्थी दुनिया में, हमारे सबसे नीचे हैं। क्यों? क्या हम यूरोप की बात नहीं कर रहे, हंगरी 1 करोड़ की आबादी है हंगरी की, और कम से कम 40 वहाँ पर नोबेल प्राइजेस हैं। किस विषय में चाहिए उसमें 10, 8, 20, 15 ऐसे नोबेल प्राइजेस हैं। भारत तरफ रहा है, एक नोबेल प्राइज तो छोड़िए, विश्व स्तरीय कोई अनुसंधान नहीं हो रहा, क्योंकि रटी हुई भाषा में रटे हुए विचार भी आएंगे। हम रटते, हमारे छोटे छोटे बच्चे रटना शुरू कर देते हैं, सवाल क्या पूछेंगे? कोई सवाल नहीं पूछ पाते वो। तो जो 10 साल तक सवाल नहीं पूछता बच्चा, उम्र तक 10 साल की उम्र में सवाल नहीं पूछता, रटना शुरू कर देता है, तो रटी हुई भाषा बोलना शुरू कर देता है। सर, वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में चालू कर दी जा रही है। उसमें भर्ती नहीं होंगे बच्चे, भर्ती नहीं होंगे, और जो भर्ती हो जाएंगे वो निजी नज़र से देखे जाएंगे। जब तक सरकार ये नहीं करेगी कि बंगला में पढ़ा हुआ डॉक्टर, हिंदी में पढ़ा हुआ डॉक्टर, मराठी में पढ़े हुए डॉक्टर को 2 इंक्रीमेंट ज़्यादा देंगे, हम पहले प्रोमोशन करेंगे, उनका प्रेफर करेंगे कि अच्छे डॉक्टर हैं, अपनी भाषा में पढ़ के आए हैं या अंग्रेजी वाले रट के आए हैं, तो तब तक नहीं होगा। जैसे ये करेंगे भीड़ लग जाएगी। बहुत अच्छी बात है आपने। तो मुझे सर, एक सवाल बस इसके बाद। सर, आज वर्तमान समय में हम जो युवा हैं, हम सबके बीच सिर्फ तुकबंदी कर देना ही कविता कही जा रही है। सर, क्या एक तुकबंदी ही कविता है? कभी नहीं थी तुकबंदी, कभी कविता नहीं। ये बहुत साफ है कि कविता जो थी वो पूरे वाङ्मय को कविता कहा जाता था, पूरे साहित्य को कविता कहा जाता था। तो तुकें मिलाने से मैंने देखी चिड़िया प्यारी, सब चिड़ियों की थी वो न्यारी, तो कोई कविता थोड़ी है, सब जानते हैं इसको। ये सुंदर फुलवारी है, इसकी शोभा न्यारी है, तो क्या है? तो कोई कविता नहीं। इसमें तुक भी है, छंद भी है, लय भी है, और छोटा मोटा अर्थ भी है। व्यर्थ है वो, अर्थ व्यर्थ है जो आपको कोई नई चीज़ नहीं, कोई खोज के कोई चीज़ नहीं दे रहा। तो कविता का गद्य से या छंद से न दुश्मनी है और न रिश्ता है। छंद में ताकत बहुत है, लेकिन वो ताकत बाधा भी तो बन जाती है। फालतू शब्द यहाँ गाने को निराला की बांधो न नाव, इस छाँव बंधु पूछेगा सारा गाँव बंधु, इतना सुंदर है। उसके बाद फिर क्या होता है? वो यही नहाती थी हंसकर, आँखें रह जाती थी हंसकर, हाँ देखी थी सबके गाँव बंधु। ये कहाँ उतर गए हम? ये कितना बड़ा नदी का तट है, वहाँ उस विजन को देखिए, कोई उस पार से आया हुआ है, और बंधु यहाँ न बांधो। गाँव वाले पूछेंगे परिचित कौन आया है, जवाब क्या दिया जाएगा? कोई प्रिय है, कोई ऐसा प्रिय है जो लोग गाँव वाले जैसे पसंद नहीं करेंगे। हाँ, तो ये प्रेम के दुश्मन रहते हैं सारे। बहुत सुंदर है 2 पंक्तियाँ, बहुत सुंदर है, लेकिन उसके बाद उसे गीत बनाने की कोशिश में वो अपने सौंदर्य के स्तर से नीचे आ गई। तो तुम्हें यही काम करती है, इसलिए निराला नहीं काम किया ये कि छोड़ो इसको, इस बंधन को छोड़ो। और फिर उन्होंने क्या लिखा? दिवसा अवसान का समय ने मैं आसमान से उतर रही थी, वो संध्या सुंदरी परी से धीरे 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 तोड़ती पत्थर। देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पत्थर, बिना दिन तक लाल है उसमें, लेकिन पंक्तियाँ छोटी पड़ी हैं। बाद में वो भी छोड़ दिया, उस बाधा को भी तोड़ा, अज्ञे ने तोड़ा, मुक्ति बोध ने तोड़ा। सबसे अच्छा छंद जानता, फिर भी छोड़ा, क्योंकि वो कविता में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। कविता की पहली शर्त है सूक्ष्मता, थोड़े से में ज़्यादा करना। अगर वही बाधित हो रहा है तो फिर कविता नहीं। लेख होगा, कुछ लेख लिखो, तो कहानी लिखो, कोई डायरी लिखो, तो मैं
धन्यवाद देते हैं हम निरीक्षक सेनापति सर जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय आज हमें दिया। ये चेयर साथ हम लोग ने अपने आगमन से पालन किया। सर, इसमें किस तरह की साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया है? सर, ये तो ज्ञान कोश है। ये इसमें नाम लेखक के नाम से या कृतियों के नाम से ये कोश नहीं बना है। विभिन्न विषयों के हैं, जैसे साहित्य है, साहित्य का इतिहास है, धर्म है, संस्कृति है, भाषा विज्ञान है, इतिहास के भी तो ज्ञान कोश है। बड़ा है और पूरे समाज, साहित्य, भाषा और दूसरी भाषाओं के भी जो व्यक्तित्व हैं, बड़े व्यक्तित्व हैं और संस्कृतियाँ हैं, उन सब का एक परिचय, झलक आपको मिल जाती है। तो उसके कृतियों के नाम से और फिर समस्या हो जाती है किस कृति को रखें, किस कृति को छोड़ें, किस नाम को रखें, किस उस दिशा में नहीं। सर, काफ़ी लंबा समय लगा है इसे बनाने में तो मैंने इसे 3 साल में पूरा किया है और इतना बड़ा कोर्स है और सारी ये संभव हुआ है देश के लगभग 350 लेखकों के सहयोग से। संपादक मंडल इसका काम है, सबने मिलजुल करके इसको बनाया है और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और अभी ये भी है कि हिंदी के पाठक वर्ग ने, विद्यार्थियों ने और विद्यार्थी नहीं भी हैं, साहित्य प्रेमी है जिनको ज्ञान से थोड़ा बहुत जाता है, तो ज्ञान ही सिखाता है, तो ज्ञान से सबके लिए बीच बहुत लोकप्रिय हुआ है और कीमत भी बहुत सस्ती रही है। तो बड़े पैमाने पर इसकी खरीद हुई है, करीब 3000 सेट इसके बिक चुके हैं। तो हमें अच्छा लगा है कि पाठकों ने स्वागत किया। सर, आपने एक लंबा समय हिंदी साहित्य को दिया है। सर, पहले के दशकों में जो रचनाएं की जाती थी और अब के समय में जो रचनाएं की जा रही है, सर दोनों क्या अंतर है? देखिए, रचनाएँ तो अच्छी वे ही होंगी जो मेहनत से लिखी जाएंगी। जितनी गहराई से डूब कर लिखी जाएंगी उतनी गहराई से वे पाठक पर असर करेंगे। ये जितना पहले के समय के लिए सच था वह आज के लिए भी सच है। अभी सोशल मीडिया ने आकर के क्या है कि बहुत से वो ऐसा लेखन उत्पादित करना शुरू कर दिया, जहाँ तुरंत उससे लिख दो और फिर तुरंत उसको लाइक भी मिल जाता है। तो इसने साहित्यिक रचनात्मकता की बड़ी क्षति की है और जो अध्ययन और मनन और सर्वेक्षण और यथार्थों की गहराई में उतर करके जो लिखने की प्रवृत्ति है, तो उसको सोशल मीडिया ने बड़ी क्षति पहुँचाई है। तो तात्कालिक साहित्य ज़्यादा लिखा जा रहा है और जाहिर तत्काल या हम कहते हैं इसको दिनभंगुर लेखन, दिन भर जो टिकेगा वो लेखन, तो सोशल मीडिया पर जो लेखन है वो दिनभंगुर लेखन। तो उसमें मेहनत नहीं है, कल भी आज भी बिना मेहनत के लिए कोई साहित्य ना ज़्यादा पढ़ा जाएगा, तो मन में टिकेगा ना समय में टिकेगा। यही बात बता दीजिए बस कि हम जो युवा वर्ग हैं, इस समय हमें ऐसी कौन सी पुस्तकें हैं जो हमारे लिए पढ़ना सबसे ज़्यादा लाभदायक है? तो कोई एक पुस्तक तो बताना बड़ा कठिन है। मैं तो कहूँगा कि अपनी परंपरा को भी जानना चाहिए और अपनी समकालीनता को भी समझना चाहिए और कुछ चुने हुए कृतियों को पढ़ना चाहिए। ऐसे सामान्य ज्ञान के लिए मैं जाहिर है कि हिंदी साहित्य ज्ञान को उसकी सिफारिश करूँगा। इसको थोड़ा बहुत आप थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे, धर्म, संस्कृति, मिथकीय चरित्रों, ऐतिहासिक चरित्रों और इसमें दर्शन और आलोचना के सारे बीज सब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद सर, आज इतना समय देने के लिए धन्यवाद सर। आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, खूब प्रगति कीजिए, खूब काम कीजिए, खूब आगे बढ़िए।